सो हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हुसैन अहमद खान एंड वेलकम बैक टू जो बात है। एंड आज की बात यह है कि मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त आए हुए हैं जिनका मुझे भी नहीं पता कि ज़्यादा क्या करते हैं। ही इज़ अ गुड फोटोग्राफर, ही इज़ अ वीडियोग्राफर, ही इज़ वर्किंग विद अ वेल रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन राइट नाउ। सो मुझे बेसिकली जो बहुत ज़्यादा चीज़ फैसिनेट करती है इनके बारे में कि ही नेवर सेज़ नो टू एन अपॉर्चुनिटी। एंड यही मैं आज जो है पूछना चाहता हूँ कि हमारे दिमाग में बड़ी चीज़ें चल रही होती हैं कि भाई नहीं ये मैं नहीं करूँगा तो शायद मुझसे ये हो जाएगा, या अगर मैं 4 चीज़ें एक साथ जो है ऑन बोर्ड हो जाऊँगा तो मुझसे शायद ये सारी चीज़ें रह जाएंगी। सो हाउ ही इज़ कोपिंग अप विद इट, उसके बारे में जानते हैं। तो कैसे हैं जवाद? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ अस्सलाम हुसैन। वालेकुम। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से बहुत शुगर कोट करके मुझे जो है आपने थोड़ा सा ऐसे डेस्परेट टाइप का शो किया कि हर अपॉर्चुनिटी को मैं ग्रैब करने के लिए जो है वो बेताब होता हूँ। बट दैट्स ट्रू, आई वुड टोटली एग्री। और उसके पीछे एक पूरी एक साइंस है और एक पूरी फिल्म है जो कि मेरी ज़िंदगी थी। ओके और है ओके। तो उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्यों मैं ऐसा बना जैसा मैं हूँ। मैं ऐसा क्यों? ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। शुरू करूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें। तो बेसिकली शुरू होती है मेरी स्टोरी बहुत पुरानी, मतलब जहाँ तक मुझे याद रहता है वो 3rd-4th क्लास से लेकर ही, मतलब मैं समझता हूँ कि हर एक जो आपकी ज़िंदगी में जो आपके ऊपर जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं उनका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट ज़रूर होता है, चाहे आप वो समझें या ना समझें, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जाकर आपके ऊपर वो इम्पैक्ट होता है। टोटली एग्री। तो 3rd क्लास से लेकर अभी तक जितनी भी इंसिडेंट्स हुए हैं, जितने भी जो जिसकी मतलब मेरे ऊपर जो गुजरी है उसके नतीजे पे मैं जो हूँ, जो बना हूँ वो मैं अभी हूँ। ये सैड स्टोरी लग रही है लेकिन हाँ, मुझे वैसे वाकई ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ है which I don't even know. तो बेसिकली सीन, आई वाज अ वेरी शाय किड, वेरी शाय किड, मतलब आपको अभी यकीन नहीं आएगा Of course. लेकिन मेरी मैडम मुझे जो है 3-4 क्लास में मुझे गुगुश्तू कहती थी। अच्छा। तो मतलब गुगुश्तू का यही मतलब था कि कुछ भी मुझसे सवाल पूछ लें या कुछ भी बात कर लेना, मैं चुप बैठा होता था। और आई वाज वन ऑफ दोज किड्स जो मतलब और बच्चों को पता नहीं होता था कि ये भी हमारी क्लास में। तो दिस कंटिन्यूड फॉर आई थिंक जब तक मैं 6th-7th क्लास में था, तो दिस कंटिन्यूड। आई वाज द इनविजिबल स्टूडेंट इन द क्लास। ना टीचर मुझे जानता था, ना स्टूडेंट्स मुझे जानते थे। और 7th के बाद आई स्टार्टेड टेकिंग पार्ट इन स्पोर्ट्स फॉर दिस वेरी रीज़न कि यार मुझे कोई जानता ही नहीं है, कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, और आई एम गुड एट स्पोर्ट्स, जो कि घर में जितना भी मैं खेल कूद करता था उससे अंदाज़ा लगाया था कि तगड़ा हूँ, कुछ हो जाएगा, कुछ तो है। तो आई स्टार्टेड टेकिंग पार्ट इन स्पोर्ट्स। तो बाकी स्पोर्ट्स में ये होता था कि टीम्स होती थी, तो वो मुझे अपनी टीम में रखते नहीं थे। जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, कोई भी मेरे अपनी टीम में नहीं रखता था। सिर्फ एक स्पोर्ट ऐसा था, मेरे ही दोस्त हैं, अभी भी दोस्त हैं। तो सिर्फ एक ऐसी फील्ड थी जिसमें मुझे टीम की ज़रूरत नहीं होती थी, वो एथलेटिक्स थी। मतलब मैंने ओपन 100 मीटर रेस लगानी शुरू कर दी। मैंने हाई जंप में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने देखा क्या तेज़ भागता है तो उन्होंने मुझे अपनी रिले टीम में रख दिया, फुटबॉल। और उसमें फिर बाद में जाके मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी। वहाँ पे भी हर चीज़ ट्राई की है? हर चीज़ ट्राई की, और हर चीज़ ट्राई करके मुझे, मतलब लॉन्ग जंप के ट्रायल्स होते थे। हमारा जो स्कूल था, सेंट मेरीज जो स्कूल है, उसमें ये था कि यार दे यूज्ड टू गिव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू स्पोर्ट्स। हमारा स्पोर्ट्स वीक होता था पूरा हर साल। तो हमारे पास हर गेम होती थी, फ्रॉम 100 मीटर रेस टू हाई जंप टू लॉन्ग जंप टू रस्सा कशी टू कबड्डी टू स्क्वॉश कोर्ट होता था अंदर है स्कूल के अंदर सब कुछ। तो मैंने लिटरली हर एक स्पोर्ट में ट्राई किया। ठीक है, और मुझे पता लगा कि मैं दौड़ता बहुत तेज़ हूँ। ठीक है, हाँ। वो दिन है, आज का दिन है। भाग रहे पहले रेस में भागते थे, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। ये तो होता है। तो उसमें मुझे पता लगा कि ठीक है यार, मेरी भी कोई वैल्यू है, क्योंकि 7th क्लास में आई पार्टिसिपेटेड इन अ लॉट ऑफ एथलेटिक्स। और 8th क्लास की जो पहली असेंबली थी जिसमें मेडल्स मिलने थे सबको, तो उसमें मेरा नाम इट वाज ऑन रिपीट। जो अनाउंसर था, तो जवाद अफरीदी फॉर हाई जंप, जवाद अफरीदी फॉर 100 मीटर रेस, जवाद अफरीदी फॉर दिस, फॉर दैट।
तो वो जब हुआ ना तो पूरा क्राउड, मतलब वो जब मैंने वो मोमेंट है ना, मुझे शायद फॉर लाइफ ना भूले कि वो क्राउड हैरान हुए कि चलो ठीक है, एक था, मैं थोड़ा बहुत जान गए थे कि जवाद अफरीदी कोई है, लेकिन इतना ज़्यादा तो मैंने मेडल्स भी 4 मेडल्स लगाए हुए, कुछ 10 एक सर्टिफिकेट्स पकड़े हुए हैं। और जब मैं घर आया हूँ तो घर वालों का ये था कि मिक्स रिव्यू था, उनको पता नहीं था कि यार ये खरीद के लाया मेडल्स ही आई हम पे तो ये शक भी आते हैं वाकई अन किए हैं, खरीदे हैं। तो मैंने जी अपने मेडल्स टांग दिए, सर्टिफिकेट ऐसे डिस्प्ले कर दिए अपने रूम में ना, और सब कुछ करने के बावजूद ना, जो मुझे अंदाज़ा होता था कि मेरा भाई था वो कहीं उसने एक बहुत पहले एक ट्रॉफ़ी जीती थी, वो दिखा दिखा के मुझे जलाता था, तो उसकी ट्रॉफी फिर भी बड़ी थी मेरे मेडल से, मतलब गोल्ड मेडल साइड में, उसकी ट्रॉफी फिर भी बड़ी थी। तो एनीवेज वो एक चीज़ मुझे पता लगा कि यार अगर मैं इफ़ आई स्टार्ट वर्किंग ऑन मी, तो हो सकता है कि वो एक शाय बंदा जो कि इनविजिबल था पूरी क्लास में, तो हो सकता है वो पार्टिसिपेशन के थ्रू जो है वो कुछ बन जाए। तो उसी के बलबूते पे मुझे फिर वाइस कैप्टनसी ऑफर हुई थी पूरे स्कूल की। तो हमारा जो ग्रीन हाउस था उसका वाइस कैप्टन था मैं। वाह क्या बात है। और वो मेरे एथलेटिक्स के जो गुगुश्तू से वाइस कैप्टन की रेस तक तो उसके बाद कुछ हालात ऐसे हुए कि एडवर्ड्स में एडमिशन लेना पड़ा। एडवर्ड्स कॉलेज हमारा जो कि मशहूर है कि आपके पास गाड़ियाँ वाड़ियों बाइक वाइक हो तो आप काफ़ी उसमें इन होते हैं। तो मेरे पास तो ये सब कुछ था नहीं, मेरे पास तेज दौड़ना था और नो वन केयर्ड अबाउट इट। वहाँ पर जो द ओनली स्पोर्ट आई सॉ इट वाज बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल खेलनी शुरू की और वो भी खेली जाती थी, वो भी मतलब इट वाज फॉर द सेक ऑफ इट। लेकिन ये है कि वी वर इन द टीम ऑफ एडवर्ड्स, तो हम इस्लामिया से और इधर उधर जाके कॉलेजेस से कंपटीशन करते थे। तो दैट वाज द ओनली स्पोर्ट लेफ्ट एट दैट टाइम। फिर एडवर्ड से फारिग होके हर एक स्टूडेंट जो कि पाकिस्तान का खैर मैं नहीं रिप्रेजेंट कर सकता, लेकिन पेशावर के पीके का हर एक स्टूडेंट एफएससी से फारिग होकर सोचता है कि अच्छा टेस्ट में फेल हो गया, अब क्या करूँ तो यू वर प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट? मैं प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट था। प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट था। आई कैन फील दैट। हाँ, दैट वाज टू बिकॉज रटे मुझसे लगते नहीं थे और मुझे 7th 8th क्लास में पता लग गया था कि मैं स्टडीज़ में इतना तगड़ा नहीं हूँ। मैंने कहा इंजीनियरिंग तो कर ही लूँगा। तो फिर हमने एडमिशन यूईटी वगैरह में, जो कि नाम नेहाद यूनिवर्सिटीज़ थी, उसमें नहीं हुआ एडमिशन। तो हमने सोचा क्या करें, तो आउट ऑफ नोवेयर किसी ने फास्ट यूनिवर्सिटी रिकमेंड कर दी। ठीक है, आई डोंट नो आई एम सपोज टेक द नेम और नॉट, लेकिन मैं बहुत बुराइयां करने वाला हूँ। हाँ, मेरी तरफ से कोई मसला नहीं है, अपने आप को देख ले। नहीं, आई हैव नो टाइज अटैच्ड। Go ahead. तो फास्ट यूनिवर्सिटी में बेसिकली देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स, देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एनीथिंग। कैंपस तो उनका बहुत बड़ा है। कैंपस बड़ा है, लेकिन जो हमारा बास्केटबॉल कोर्ट भी था ना, तो वो पार्किंग के तौर पे यूज़ हो रहा था। ठीक है, और जो बाकी ग्राउंड था वो डेटिंग स्पॉट्स के तौर पे यूज़ हो रहा था। तो देयर वाज नो रूम फॉर स्पोर्ट्स। उसमें भागता हुआ बंदा मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। पीछे कोई भाग रहा हो फिर भी सीन है। तो ये जब हुआ तो हमने पहले जाके, मेरे साथ जो मेरा एक दोस्त है, याकूब नाम है उसका, वो मेरे साथ शुरू से स्कूल में भी था, फिर एडवर्ड्स में भी था, फिर मेरे साथ फास्ट भी मेरे पीछे पीछे आ गया। और मैं जिसके पीछे गया था शोएब नाम है उसका, मतलब हमारा एक ग्रुप था जो कि हम तीनों एफएससी ग्रेजुएशन और फिर बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन भी एक साथ किया। तो उसका ये था कि वो भी बास्केटबॉल का शौकीन था, मैं भी उस वक्त था। तो हमने फिर वो पार्किंग पूरा नोटिस दिलवाया, एप्लीकेशनें लिखी, पार्किंग साफ करा के उसको बास्केटबॉल कोर्ट बनाया, उसके रिंग्स दोबारा ख़रीदे। रेवोल्यूशन। हाँ, तो उधर एक स्पोर्ट शुरू हो गया, जो कि जिस पे भी हमने काफ़ी लड़ाइयाँ की हैं कि कोई ना कोई आके गाड़ी खड़ी कर देता था कोर्ट के बीच में। तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते थे, लड़ भी नहीं सकते थे, मसला ये था। तो एनी हो, उसके भी जो सेकंड सेमेस्टर था उसमें हमने बहुत बड़ा कंपटीशन अरेंज किया था बास्केटबॉल का, जिसमें काफ़ी लोग आए थे, पार्टिसिपेट किया था। और उसके सेमीफाइनल में आई ब्रोक माई लेग, मुझे क्रूशिएट लिगामेंट टियर हो गया लेफ्ट नी में। एंड सिंस दैट डे क्या होता है, लेकिन ठीक है। बस बहुत दर्दनाक चीज़ होती है। तो सिंस देन
उसके बाद काफ़ी बार मेरा पाँव मुड़ा है। आई वाज टोल्ड बाय द डॉक्टर के आप और स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते, नो मैटर व्हाट स्पोर्ट इट इज़। मतलब इवन मैं टेबल टेनिस भी नहीं खेल सकता था। 2 बार मेरा टेबल टेनिस में पाँव ट्विस्ट हुआ है, तो इसकी वजह से नी ट्विस्ट हो जाता था और लॉक हो जाता था, तो वो मैं चल नहीं सकता था, फ़ौरन गिर जाता था, बैलेंस ऑफ हो जाता था। तो स्पोर्ट्स जो कि मैंने जो पूरी बिल्डअप किया है कि यार स्पोर्ट्स वाज वन थिंग दैट चेंज्ड मी इन क्लास 7, और सेकंड सेमेस्टर में आके आई वाज टोल्ड कि आप स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते, तो आप कर क्या सकते। अब थोड़ी इंसिडेंट्स की समझ आ रही है, अब समझ आएगी। वो सारा कुछ इफेक्ट हुआ है, मैं एक बंदा बन गया। मैंने कहा चलो कुछ नहीं, बास्केटबॉल का शायद पाकिस्तान में फ्यूचर ना भी हो सकता है जी, इधर उधर कहीं निकल जाए, क्रिकेट में निकल जाए, कहीं कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तो वो चीज़ मतलब एक ह्यूज आइडेंटिटी क्राइसिस शुरू हो गया कि जी मैं स्पोर्ट्स नहीं खेल सकता, जो कि मैं हर वक्त करता था, तो मैं कर क्या सकता हूँ। मैंने आई वॉज वेरी डीट, मैंने जो है फिर भी खेला स्पोर्ट्स, और बार बार गिरने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई नहीं, तू नहीं खेल सकता। It is very dangerous and don't do it if you have any ligament tear, क्योंकि वो आप अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं। और लेकिन आई यूज्ड टू लाई एट होम कि मैं सीढ़ियों से गिर गया। एक्चुअली मैं स्पोर्ट्स ही खेल रहा होता था, मैं उसको छोड़ नहीं सकता था। बिल्कुल। फिर हमने स्पोर्ट्स में अपने आप को इतना डीप कर दिया था कि स्टडीज़ भी कुछ खास नहीं थी, जीपीए भी कुछ खास नहीं चल रहा था, और तब रियलाइज़ हुआ कि यार ये मैं डिग्री कौन सी कर रहा हूँ। तो यार टेलीकॉम में क्यों आया हूँ मैं, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में कर रहा था उस टाइम पर। अच्छा। और इस वक्त मेरे ख्याल से नई आई थी ये टेलीकॉम। उस टाइम पे एक बूम आया था, नई बिल्कुल नहीं थी, 3-4 साल पहले आई थी, और बड़ा बूम आया था कि जी बड़ा स्कोप है। स्कोप एक लफ्ज यूज होता था, आई डोंट नो अभी यूज होता है कि नहीं, हमारी जिंदगी में बहुत यूज हुआ है। तो उस टाइम बड़ा स्कोप था टेलीकॉम का, तो बस हमें तो तुक्के पे एडमिशन मिला था। हम ये नहीं आए थे कि बड़ा बूम है जी हम भी टेलीकॉम करते हैं, वो मिला ही टेलीकॉम में था और कहीं मिल नहीं रहा था। बिल्कुल। तो फिर रियलाइज़ हुआ कि यार मैं ये डिग्री क्या कर रहा हूँ। मैं अपनी ट्रांसक्रिप्ट उठा के देखी है, तो उसमें जितने भी इंजीनियरिंग रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें मेरे जीपीए जो है वो ख़राब से ख़राब तर है, और जो कि बाकी सब्जेक्ट्स हैं जैसे मैनेजमेंट हो गई, या कोई कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, या इवन जो एनालिटिकल किस्म के सब्जेक्ट्स होते थे, प्रोग्रामिंग हो गई, और वो तो उसमें मेरे जीपीए अच्छा होता था। और बिकॉज ऑफ मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स इंजीनियरिंग के थे, तो मेरा जीपीए कभी भी अच्छा नहीं हुआ। तो आई थिंक यू कैन रिलेट। ऑफ कोर्स। मेरा फाइनेंस के साथ ये सीन होता था। मतलब फाइनेंस का एक भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो मैंने पहली बार में क्लियर किया। लिटरली इधर जो है मैं ये है कि मेरी ट्रांसक्रिप्ट पे एफ नहीं है कोई, ठीक है, वो भी अल्लाह की देन है कि डी आ जाता था। नहीं अच्छा, मैंने तो मैं सेकंड लेजेंड का जो है मुझे खिताब दिया जा सकता है कि मेरे से ज़्यादा जो है साइंसेज में एक बंदा था, उसने 11 सब्जेक्ट्स रिपीट किए थे 4 साल में, मैंने 9 किए थे माशाल्लाह। जिसमें 9 में अगर मैं हिसाब लगाऊं तो 4 जो है वो 4 से 5 फाइनेंस के, अच्छा, और 3 इकोनॉमिक्स के। ठीक है, बाकी मैनेजमेंट में खूब ओके जापान, ठीक है, लेकिन फाइनेंस भाई आज तक समझ नहीं आता है। और मैं समझ रहा हूँ कि आप जो आगे आपका फ्यूचर मुझे नजर आ रहा है वो बहुत सारे फाइनेंसेस में फंसा हुआ यार। नहीं मतलब देखो, कैलकुलेटर अब इस्तेमाल करना आता है, इतने भी बुरे हालात नहीं है। वो तो दुकान में रखा होगा बड़ा वाला, तो बस वो कैलकुलेटर ही चाहिए होता है, बाकी ट्रिग्नोमेट्री और उन चीज़ों के साथ हमारा कोई काम नहीं है। तो जी ये सीन हुआ। उसके बाद जी फाइनल सेमेस्टर तक मैं स्ट्रगल ही करता रहा कि यार स्टडीज़ करूँ, कर भी लूँ तो मुझे उतना फ़ायदा हो नहीं रहा था। मतलब आई ट्राइड, क्योंकि कहीं बाहर निकल नहीं सकता था, मोस्टली बेड रेस्ट पे होता था मैं, पैर टूट जाता था फिर बेड रेस्ट पे हो जाता था। 6-6 महीने मैंने पूरे सेमेस्टर जो है लोगों के सहारे लेके और क्लचेस लेके मैं फिरता था। बिल्कुल। तो फाइनल नहीं बल्कि मेरे ख्याल 7th सेमेस्टर में पता लगा कि देयर इज अ सोसाइटी जो कि डेड हो चुकी है, जिसका नाम फास्ट क्रिएटिव सोसाइटी था। अच्छा। उसको कोई भी रन नहीं कर रहा था, लेकिन इट यूज्ड टू एग्जिस्ट एट सम मोमेंट। तो आई रिवाइव इट। फास्ट क्रिएटिव सोसाइटी को मैंने रिवाइव किया, उसका प्रेसिडेंट बना मैं 1 साल के लिए। वंडरफुल। और उसके दौरान मुझे पता लगा कि यार जो मेरी क्रिएटिव साइड है वो भी है। उससे पहले जो है मतलब आई यूज्ड टू टेक फोटोज ऑन द कैमरा ऑफ माय फादर। जो अब्बू को शौक था फोटोग्राफी का, ही इज़ अ डॉक्टर, बट उनको ट्रैवलिंग और फोटोग्राफी का काफ़ी शौक था। उनके पास वो रील वाला पुराना कैमरा होता था जो कि मैंने एक बार इस्तेमाल किया था, और उसमें मतलब 30 में से
25 तस्वीरें शर्माई थी, लेकिन एक 5 तस्वीरें अच्छी आ गई थी। तो उससे पहले मैंने वही कैमरा यूज़ किया, तो उसके बाद जब मुझे पता लगा हाँ जी ये भी कर सकता हूँ मैं, तो मेरी वालदा मेरे लिए एक पिंक कलर का कैमरा लेकर आई थी, छोटा सा निकॉन पिंक कलर का, कूल पिक्स समथिंग कुछ कैसे, हाँ पिंक कूल कलर का पिक्स, था। यस यस, वो आगे से ऐसे फ्लैप खुलता था और पिंक था वो, बिल्कुल। बड़े अच्छे लगते होंगे आप उसके साथ। मैं वैसे उस टाइम पे मैं भी कुछ थोड़ा सा पिंक था, मेरे इतने बाल, मतलब मैं आइडेंटिटी क्राइसिस की एग्जांपल देखनी है ना, तो मैं मेरा जो 2007 से लेकर 2010 तक का जो मेरी लाइफ है ना, वो आप देख लो कि यार एक बंदे को कैसे होती है जिस वक्त आप जो जी थे, जो जी अभी भी हूँ मैं काफ़ी लोगों के लिए। तो लंबे लंबे बाल छोड़ देता था, कभी दाढ़ी छोड़ देता था, कभी दाढ़ी काट देता था, बाल नहीं रह लेकिन जाते वो होती है, ये क्यूरियस स्टेज होती है बंदे को जो है वो। Exactly. और बाकी ये कि ऑब्वियसली वो मीडिया का भी एक ऑब्वियस Impact हमारे होता ज़िंदगी है, में जो है इम्पैक्ट होता है। मतलब तेरे नाम आ गई तो बीच में से मांग निकल आई, लंबे बाल हो गए, ये तो अभी ये सारे हेयर स्टाइल्स जो है अभी बिल्कुल। बड़े कॉमन हुए हैं। मिनिमल दौर है तो ऑब्वियसली जो है अब ये चीज़ें आती हैं। अच्छा, फोटोग्राफी की अगेन आपने यही बात की कि क्रिएटिव सोसाइटी की वजह से आपकी स्टार्ट हुई। फोटोग्राफी पे मैं आना चाहूँगा, ठीक है, लेकिन फोटोग्राफी से पहले सिंस हम जितनी भी यहाँ पे हम लोग कन्वर्सेशंस करते हैं तो ये टोटली कैंडिड होती हैं, ठीक है, देयर इज़ नो स्क्रिप्ट, देयर इज़ मतलब इवन के प्लॉट भी हम लोग नहीं बनाते हैं, बस जो बात हो गई है। एंड बड़ा अच्छा लगा कि किसी ने स्पोर्ट्स की बात की है यहाँ पे। एंड मेरा एक बहुत बड़ा मसला ये आता है कि अभी सिंस मेरा बेटा है, ठीक है, तो मैं सोचता हूँ कि मतलब ये कौन से स्कूल में जाएगा, ठीक है, और जब स्कूल में जाएगा तो क्या होगा वहाँ पे, ठीक है। आजकल तो स्कूल नहीं है, डरवे हैं, ठीक है, एक घर के अंदर स्कूल बना हुआ है और उसके अंदर और कुछ नहीं है, तो वो घर पे भी प्ले स्टेशन खेल रहा है, वो वहाँ पे भी जाकर जो है वही हरकतें कर रहा है। हमारे टाइम में थोड़ा सा ये होता था कि स्पोर्ट्स को थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दी जाती थी क्योंकि स्कूल्स कम थे लेकिन बड़े थे। सो आई स्टडीड एट PF, ठीक है, अभी फ़िज़ाइया है, उस वक्त PF होता था। तो PF में ये होता था कि उनके अपने ग्राउंड्स होते थे, लेकिन सिंस फौजियों के ग्राउंड होते थे तो उसमें किसी को कदम रखने की इजाज़त नहीं होती थी। लेकिन उन्होंने यही किया हुआ था कि रेयर हेडक्वार्टर के पीछे बहुत बड़े ग्राउंड्स होते थे, उसमें हमें हर दिन हमारा 1 घंटे का सेशन होता था और पूरा उसमें जो है हमारी एक सेशन जो है पूरा लगता था। तो उसमें किसी ने हॉकी खेलनी है, किसी ने बास्केटबॉल खेलनी है एंड एवरीथिंग। तो मैंने वहाँ पे बास्केटबॉल स्टार्ट की, ठीक है, क्योंकि फुटबॉल में सीन ही होता था कि हर सेक्शन में होते थे 40 बच्चे और 4 सेक्शन थे, तो एक साथ जाते थे, तो उसमें 80 एक टीम में होते थे, 80 दूसरी टीम में होते थे। और अगर उसमें आपने एक लात मार ली ना, ये बहुत बड़ा तुरा वाला है कि आपके पास बॉल आई थी, आपने लात मारी है, ठीक है। सो बास्केटबॉल ये होता था कि वो थोड़ा सा ये लोग बर्गर गेम उसको समझते थे, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा लोग नहीं जाते थे। तो आई स्टार्टेड बास्केटबॉल एंड जब सेंट मैरीज़ की आपने बात की तो हमारा एक दफ़ा रीजनल टूर्नामेंट हुआ था, डीन्स ने उस वक्त करवाया था, डीन्स फ्रेंडशिप टूर्नामेंट के नाम से। तो उसका फाइनल जो है वो हमारा इस्लामिया के साथ आया था एंड दैट वाज इन सेंट मैरीज़, ठीक है। तो सेंट मैरीज़ में अगर आपको याद हो एक छोटी हाइट का भी वो लगा होता था, रिंग होता था, तो हम लोग जाकर वहाँ पे डंक्स मारते थे, ठीक है। वो मेरे ख्याल से था 6 फुट का, मेरे ख्याल से वो था, हाँ। तो उस पर हम लोग जाके डंक्स मारते थे, बड़ा मज़ा आता था। अब मैं आना बेसिकली इस चीज़ पे जाता हूँ कि सिंस आपको स्पोर्ट्स ने एक आइडेंटिटी भी दी, आपकी एक लाइफ भी चेंज की है, ऑल्दो यू आर नॉट अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन नाउ, आपके दिमाग में क्या आता है कि एक बच्चे के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कितना उसको नरिश करती है? यार ऑब्वियसली देखो, मेरा पर्सनल बिलीफ ये है कि क्योंकि ज़माना चेंज होता है तो ज़माने के साथ जो है इंसान को भी चेंज होना चाहिए, ऑफ कोर्स, ठीक है। हो सकता है कि पहले आउटडोर फील्ड्स पे स्पोर्ट्स खेलना एक डिफरेंट चीज़ समझा जाता था, अब भी जो है एक डिफरेंट चैलेंज है, ठीक है। हो सकता है पहले स्कूल्स गिने चुने होते थे, उसी में जो है बच्चे, अभी ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन और बच्चे इतने हैं कि ऑब्वियसली लोग तो उस पर कैश इन करेंगे कि घरों में भी स्कूल बना लिए और सब कुछ कर लिया। और सबकी ये सोच होती नहीं है कि हमने पढ़ाना भी है, साथ बच्चे को बिल्ड भी करना है, ठीक है, ग्रूम करना है उसको। ये सोच इवन मतलब जब हमने सेंट मैरीज भी छोड़ा था तो हमें फीडबैक मिलता रहता था, तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी एक डिक्लाइन की तरफ जा रहा था, ऑफ कोर्स। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो है स्कूलों का कसूर है, हमारी जो अपना लाइफस्टाइल है वो कुछ ऐसा चेंज हो रहा है कि वी कांट रियली डू एनीथिंग अबाउट इट। क्योंकि आप खुद देखो, अपने आप को ही देख लो कि यार बच्चा खेल रहा होगा, आप फ़ोन में लगे होगे, ठीक है, मजबूरन, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई मस्ती में लगे हुए हो, मजबूरन जी कोई क्लाइंट की कॉल आ गई, क्लाइंट के मैसेज आ रहे हैं, उसको रिस्पॉन्ड देना है आपने, और बच्चा तो वो देखेगा, ठीक है, वही देख देख के बड़ा हो रहा है। तो ऑब्वियसली जब आप उसके हाथ में मोबाइल नहीं दोगे तो वो तो कहेगा क्यों
ये खुद यूज़ कर रहा है जी, मुझे नहीं दे रहा। तो मेरे हिसाब से ऐसा बैलेंस रखना चाहिए। अगर आप मेरी अपनी एक बेटी है तो उसको माशाल्लाह अभी से मुझे उसका जो है थोड़ा थोड़ा दिख रहा है कि वो दिमाग उसका मेरे पे ही गया है, ठीक है। तो बाकी अच्छा है कि नहीं गया। तो उसका ये है कि आई वुड ट्राई कि वो जैसे ही थोड़ी सी समझदार हो जाए तो आई वुड ट्राई कि मैं उसको इनकरेज करूं कि वो स्पोर्ट्स में या स्पेशली किसी भी ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे जिसमें उसको खुद पे रिलाई करना पड़े, ठीक है ना, या उसको टीम वर्क में खेलना पड़े, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आप सीखते हैं बाहर निकल के। और जो मैंने अपनी लाइफ से सबसे बड़ा लेसन ये लिया है, जो कि आप हर चीज़ में अगर पार्टिसिपेट करते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ में जो है वो गोल्ड मेडल लोगे, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको पता लग जाता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, अगर आप बाहर ही नहीं निकल रहे, अगर आप किसी एक टीम में नहीं खेल रहे, तो आपको पता कैसे चलेगा कि जी आपकी स्ट्रेंथ क्या है। एग्जैक्टली। और इवेंचुअली जो है आपको एक प्रोफेशनल लाइफ के लिए ये चीज़ें चाहिए भी होती हैं। मतलब आप कहीं पर भी इंटरव्यू के लिए चले जाएँ, या इवन अगर आप अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, इफ़ यू आर नॉट अ गुड टीम प्लेयर, ठीक है, लीडर बनने का ऑब्वियसली हर बंदे को शौक होता है, ठीक है, लेकिन देयर इज़ अ टाइम व्हेन यू गेट देयर, एंड इफ़ यू आर नॉट अ गुड टीम लीडर या सॉरी टीम प्लेयर, यू कैन नेवर बी अ गुड टीम लीडर। मेरी ये बेसिकली इस पे बात करने का मकसद सारा ये था कि जब तक मैं फॉर एग्जांपल पीएफ में था, ठीक है, तो उधर भी जो है बास्केटबॉल का जो है मैं हाउस कैप्टन था। वहाँ से फिर मेरा बड़ा ज़्यादा शौक था एडवर्ड्स कॉलेज जाने का। ग्रीन कोट मेरा मतलब छठी क्लास से फंसा हुआ था दिमाग में। तो मैंने 9th में जो है प्री बोर्ड्स फेल किए, ठीक है, तो मुझे पता था कि इसके बाद मुझे स्कूल से निकालेंगे, ठीक है। तो फिर मैंने एडवर्ड स्कूल में एडमिशन लेना है, और एडवर्ड स्कूल में इसलिए एडमिशन लेना है, खेला ज़िंदगी में मैंने हमेशा सेफ है ना, कि वहाँ पे 30 मार्क्स जो है वो ग्रेस मिलते हैं। तो अगर मेरा कहीं मैट्रिक में सीन इधर उधर हो भी गया तो आई विल गेट इनटू एडवर्ड समहाउ, ठीक है। तो मैं जब एडवर्ड स्कूल गया, वहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट नहीं था, ठीक है, वहाँ पे टेबल टेनिस था, फुटबॉल था एंड वॉलीबॉल होता था। तो वहाँ पे जिनका शौक उस पर था, मेरा 2 साल में दिमाग ही नहीं बना कि मैं बास्केटबॉल के अलावा कुछ खेलूँ। तो हाँ ठीक है, कई स्टेडियम हम लोग जाते थे, वहाँ पे इवनिंग में हमारा होता था, लेकिन स्कूल में वो चीज़ नहीं होती थी। और वो चीज़ डिक्लाइन होते क्योंकि फिर हम लोग हैदराबाद शिफ्ट हो गए, वहाँ पे कोई इस तरह की फैसिलिटी नहीं थी। तो वो डिक्लाइन होते जब मैं कॉलेज पहुँचा, तो वहाँ पर अगर बास्केटबॉल कोर्ट था भी एडवर्ड्स कॉलेज में, तो मैं उस पर खेलता नहीं था, ठीक है। एक तो वो सिस्टमेटिक कोर्ट होता नहीं है, ठीक है, बस 6 बंदे घुस गए, 50 घुस गए, बस बास्केटबॉल हो रही है जी, वो कर रहे हैं। तो मुझे बेसिकली ये लगता है कि इनकरेज करना या एटलीस्ट वो फैसिलिटी देना। अब देखें, अगर आप सेंट मेरीज़ में थे, वहाँ पे फॉर एग्जांपल अब स्कॉश कोर्ट होना बहुत बड़ी बात है। अब अगर नहीं है वहाँ पे स्कूल में, नॉर्मली स्कूल्स में स्कॉश कोर्ट एटलीस्ट नहीं होता, ठीक है, तो आपके पास वो अपॉर्चुनिटी ना आती कि आप कभी स्टार्ट करते हैं चीज़। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आती है कि एटलीस्ट देयर शुड बी एन अपॉर्चुनिटी, एक गवर्नमेंट की तरफ से एक इतनी रेगुलेशन होनी चाहिए कि ठीक है, अगर एक स्कूल अपना नहीं रख सकता, कयूम स्टेडियम के बिल्कुल सामने बीकन हाउस होता था एक टाइम में, अभी मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया, तो एटलीस्ट ये तो कर सकते हैं ना कि वीक में एटलीस्ट 2 दफ़ा जो है बच्चों को वहाँ पे लेकर जाएं। वहाँ पे एथलेटिक्स भी है, वहाँ पे सारा कुछ भी है, लेकिन वो बस दिमाग नहीं उस पर चलाते। लेकिन एनीवेज, दूसरी चीज़ जो आपने एक इसमें टच की थी, दैट इज़ कि आप एक एक्सट्रोवर्ट बंदे से, ठीक है, नाउ व्हेन आई सी यू, एंड आपका अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदे के साथ जो है सलाम तो हो गया। हाँ, तो पहले जो है आप इंट्रोवर्ट थे, ठीक है, एंड नाउ यू आर एन एक्सट्रोवर्ट। कितनी लाइफ में चेंज आई है इसकी वजह से? अगर आप मेरे घर वालों से पूछ लें, आई एम स्टिल एन इंट्रोवर्ट। अच्छा। तो उस दिन भी जो है ना, मेरी वालदा किसी बात पे कह रही थी, तुझे तो हर कोई बेवकूफ़ बनाता है। वो माओ के सामने हमेशा यही होता है। बाहर हम लोग 100 को चूने लगा रहे होंगे, घर के हिसाब से हर बंदा हमें चूना लगा रहा है। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली चेंज आया है, चेंज ग्रेजुअल था, एकदम से नहीं आया। और उसका एक रीज़न ये था कि जिन लोगों के साथ मैंने आई डिसाइडेड कि मैं इन लोगों के साथ ही रहूँगा, मतलब जो मेरे फ्रेंड्स थे, ठीक है, तो वो बेसिकली जो वो एस्पेक्ट ऑफ लाइफ था वो उनसे मेरे अंदर आया है कि जो मेरा फ्रेंड था, ही वॉज एन एक्सट्रोवर्ट, वो हर किसी के साथ गपशप लगाता था। बेस्ट फ्रेंड था शोएब, वो उसके साथ में अभी तक मेरी दोस्ती है, 21 साल हमारी दोस्ती को हो गए माशाल्लाह। तो उसने जो है उसको देखा देखी जो है मेरे अंदर ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि यार अगर तुम ऐसी भी बात कर दोगे, बकवास भी कर दोगे किसी के आगे, तो उसके किसी को लगती नहीं है मजाक के, ठीक है, लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट कि तुम बोलो। तो बोलते बोलते फिर ये था कि हमारा पूरा ग्रुप इतना वो था कि हर कोई पूरी यूनिवर्सिटी में हमें जानता था, ठीक है, हम हर चीज़ में इन्वॉल्व होते थे, हर चीज़ में आगे होते थे, पार्टिसिपेट करते थे।
और ये पार्टिसिपेशन का कीड़ा भी मुझे स्कूल से ही आया था कि स्पोर्ट्स के अलावा जो सबसे अच्छी बात हमारे स्कूल में एक और भी थी कि हमारी स्पेशल असेंबलीज होती थी हर महीने, और स्पेशल असेंबलीज में दे इनकरेज द किड्स कि आप स्किट्स प्रिपेयर करें, टैबल्स या कोई ऐसी परफॉर्मेंस प्रिपेयर करें, कोई गाना गा दें, कोई स्टैंड अप कर दें, कोई जो है मैजिक शो कर दें। ठीक है, एक मैजिक शो मैंने किया था, वहाँ पे बड़ी बेइज्जती हुई थी मेरी, लेकिन वो भी मुझसे नहीं बोलता। ठीक है ना, हम सही मैजिक कर रहे थे, मैजिक था नहीं वो, लेकिन दिख सही रहा था, लेकिन हमारी जो बेइज्जती हुई थी उधर। ठीक है, तो वो चीज़ एक वो था, एक स्किट था, हमने क्लास में बैठ के प्रिपेयर किया था और उस पर जो लोग हंसे थे, हम खुद नहीं हंस रहे थे। आई डोंट, मतलब वो आप जब एक काम करते हो ना तो आपको आगे ऑडियंस का रिस्पॉन्स पता लगता है कि यार वो शायद ऐसी चीज़ जो मुझे आम सी लग रही है वो उसको बहुत अच्छी लग रही है, जो मुझे बहुत खास लग रही है मैजिक शो, वो उसको बहुत ही फजूल लग रहा है। ठीक है, तो जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करते हो तो तब तक पता नहीं लगता है। तो ऑब्वियसली वो उस चीज़ से वो आदत बनी है। फिर एडवर्ड्स में आई ट्राइड कि मैं हर चीज़ में पार्टिसिपेट करूँ। डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट होते थे उसमें भी मैं पार्टिसिपेट करता था, यूज्ड टू डिबेट। ठीक है, फिर जाके फास्ट में भी ये चीज़ हमने कंटिन्यू की और आहिस्ता आहिस्ता करके अपने अपने आप को इवॉल्व किया है कि हम मतलब शुरू में बास्केटबॉल खेलना और सब कुछ करना, उसके बाद जो है एंड में हम CS काउंटर स्ट्राइक जो है उसकी टीम हमारी होती थी और ई गेमिंग में हम बहुत ज़्यादा इन थे। तो उस दुनिया के साथ अपने आप को चेंज किया, तो उसकी वजह से पर्सनली खुद ब खुद चेंज होता है। एडेप्टेशन जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, नो डाउट, इसमें तो कोई शक नहीं है। एग्जैक्टली। अच्छा, ये तो आपका एक एस्पेक्ट हो गया ऑफ कोर्स। जहाँ से मेरी और आपकी इब्तिदाई दोस्ती हुई, ठीक है, उस वक्त आप फोटोग्राफर थे। ठीक है, सो हाउ डिड यू एक्चुअली, थोड़ा बहुत तो आपने बताया कि अंकल का शौक़ था, उससे जो है आपने एक मोटिवेशन ली एंड यू गॉट द इक्विपमेंट एंड एवरीथिंग, लेकिन प्रोफेशनली इस चीज़ को करना, ठीक है, वो एक डिसीजन होता है ज़िंदगी का। सो हाउ डिड यू एक्चुअली केम अप कि हाँ बस अब मैं ये कर सकता हूँ और अब मैं ये करूँगा? अच्छा, एक मेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि मैं हर किसी को बताता हूँ। मतलब मेरी नज़र में एक बहुत घिसी पिटी स्टोरी है, लेकिन जिस बंदे ने नहीं सुनी उसके लिए तो खामखा जिसने नहीं सुनी उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उस स्टोरी का जो मतलब शुरुआत होती है उसकी, जब मैं स्कूल में था तो मेरे वालिद साहब के एक दोस्त थे अमेरिका में। ठीक है, तो वो क्या था, अमेरिका से इधर आए हुए थे और उन्होंने देखा मैं एक और मेरा एक हिडन टैलेंट है कि आई यूज्ड टू राइट पोइट्री। अच्छा, हाँ, जब मैं 5 साल का था, वंडरफुल, सिंस आई वाज 5 आई यूज्ड टू राइट पोइट्री इन उर्दू। और मेरे वालिद साहब भी पोइट्री लिखते हैं, लुबे लुबाब टाइप का, लुबे लुबाब टाइप का था मैं। ओके, तो उसमें भी मैंने अपना बड़ी कोशिश की कि यार लिरिसिस्ट बन जाऊं, लेकिन वो भी नहीं बन सका मैं। तो उस टाइम पे मैं छोटे मोटे शेर लिख देता था, ये ट्रकों के और रक्षों के पीछे जो लिखे होते हैं इस टाइप के शेर मैं लिखता था। तो वो अंकल आए, अबू ने, जैसे पेरेंट्स होते हैं कि मेरे बेटे को शेर लिखना भी आता है, बताएगा। और मैं था गुगुश्तू उस टाइम पे, लिखता था लेकिन था गुगुश्तू, बड़ा शर्मा के जी मैंने बताया जी ये शेर लिखा है मैंने। जो मेरा पहला शेर था वो सुनाना चाहूँगा। ज़रूर, इरशाद इरशाद। इंसान मोहब्बत में दीवाना होता है। ये 5वीं क्लास में था? ये 5 साल का था मैं। माशाल्लाह, ये कौन सी मोहब्बत है? पहले तो इसमें जरा इस पे भी आएंगे। दिल फेंक सिंस 5। ओके, जी जी, इरशाद इरशाद। तो इंसान मोहब्बत में दीवाना होता है, जो दिल तोड़े उसी शम्मा का परवाना होता है। ये 5 साल में लिखा था उन्हें? ये मैं 5 साल का था, अखबार के ऊपर लिखा था, अभी मुझे याद है, आप क्रॉस चेक करवा सकते हैं मेरे घर वालों से। लेकिन ठीक है, ये भी मतलब ठीक है। हो सकता है मुझे उस वक्त मतलब ना पता हो कि क्या मोहब्बत का क्या दीवाना होता है और दिल तोड़े क्या परवाना होता है, लेकिन बड़ा डीप शेयर था, इसीलिए तो कह रहा हूं। अभी इधर मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि जिनको आप सुना रहे थे उनका रिएक्शन क्या था? तो बेसिकली जब मैंने सुनाया, वो अब्बू के अमेरिकन जो दोस्त थे, अंकल थे हमारे, ज़फ़र अंकल, डॉक्टर ज़फ़र नाम है उनका, और काफ़ी बड़े सर्जन है अभी भी अमेरिका के। तो उन्होंने जब सुना, उन्होंने कहा यार वाह, तू तो बड़ा छोटा सा और शेर बड़े लिखता है। तो जी मुझे कैसे, हाँ जी शेर और सुनाओ ना। अब मेरे पास तो थे नहीं इतने शेर, 2-3 ही शेर थे, वो मैंने हर किसी को सुनाए हुए थे। कहते हैं मैं तुम्हें इनाम दूंगा अगर तुम मेरी बेगम के खिलाफ शेर लिखोगे। ठीक है, खिलाफ। मैंने कहा कितना इनाम देंगे? कहते 100 रुपये दूंगा। तो उधर से आंटी सुन रही थी, वो कहती अच्छा, कि और जो है इंट्रोवर्ट थे लेकिन जिस पे समझते थे कितना इनाम दोगे, ये पूछ सकते थे। पैसे पे ना समझता होता, अभी आना होता।
सही बात है। तो सुनो, इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आंटी ने उधर सुना है, कहती है मैं 200 दूंगी अंकल के खिलाफ तुम शुरू। बेटिंग शुरू हो गई। तो मुझे तो ऑब्वियसली 200 चाहिए थे, लेकिन मैं था तो शातिर शुरू से, मतलब इंट्रोवर्ट था लेकिन शातिर था। मैंने 2 शेर बनाए, एक अंकल के खिलाफ एक आंटी के खिलाफ। 300 तो जब वो मैंने किया तो अंकल ने उस टाइम से मेरे अब्बू को काफ़ी क्लोज दोस्त थे, उनको कहते रहते थे कि इसको आर्ट्स में डालना, ये बंदा आर्टिस्ट है, इसको आर्ट्स में डालना। और एफएससी के बाद भी मैंने आई ट्राइड एनसीए की अपनी सीट्स होती हैं फाटा की, आई बिलोंग टू फाटा, वो भी एक स्टोरी है मेरे ख्याल से 3 पार्ट्स में करना पड़ेगा आपको। मुझे ऐसा ही लग रहा है। तो एनसीए में आई वांटेड टू अप्लाई, लेकिन मेरे घर वालों को लगता था मैं लाहौर जाऊंगा तो पता नहीं क्या बन जाऊंगा, तो उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। तो वो यहाँ पे अंकल, बाल लंबे, वहाँ पे बालियाँ मालियाँ आ जाएंगी। हो सकता है। तो अंकल ही वाज कंसिस्टेंट, वो अब्बू को कहते रहते थे कि नहीं जवाद को जो है वो आर्ट्स में डालना है। फिर इवेंचुअली जब मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया तो उन्होंने एक बार कहीं कॉल की हुई थी कि जी क्यों ऐसा किया है, इसको क्यों इंजीनियरिंग में डलवाया और ये और वो। तो उन्होंने क्या किया कि मुझसे बात की, मुझे पूछा कि आजकल तुम्हारा क्या शौक चल रहा है। तो उस टाइम पे मैं वो अब्बू का कैमरा वगैरह यूज़ करता, तो मैंने कहा मुझे थोड़ा बहुत फोटोग्राफी का शौक है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अमेरिका से मुझे एक बेसिक कैमरा था 1000D, उस टाइम के लिए बहुत अच्छा था। 1000D, दिस इज बैक इन 2007-8। अच्छा, ठीक है, ठीक है। यू वर इन यूनिवर्सिटी दैट, आई वाज इन यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो उन्होंने मुझे कैमरा भिजवाया, वो था 1000D कैनन का, ठीक है। वो कैमरा मैंने लिया और फिर मैंने हर चीज़ की, कीड़े मकोड़े, खाने पीने, अंकल आंटी, बच्चे, जानवर, हर चीज़ की तस्वीर खींचना शुरू कर दी। इतने पैशनेटली तस्वीरें खींचना शुरू कर दी कि मतलब मेरा और कोई काम नहीं होता था। तकती धूप में ना देख रहे तो जवाद जी चमन में फिर रहे लॉन में, पता नहीं कोई कीड़ा फोकस किया हुआ है, ये वो। और तब से लेकर फिर जो है जब मैं ग्रेजुएट भी हो गया, आई यूज़ टू टेक लॉट ऑफ पिक्चर्स, ठीक है। ग्रेजुएट जब हो गया तो मैंने जॉब ढूंढने की कोशिश की टेलीकॉम सेक्टर में, और एक आध जगह पे हो भी गई थी, फिर कोई सिफारिशी मेरे से आगे हो गया, तो बस दैट वाज इट। मुझे तो वो बहाना चाहिए था कि ये देखो ज़रा, मैंने अपने बलबूते पे जॉब किया, आगे एक सिफारिशी हो गया, अब तो मैं नहीं करता टेलीकॉम। तो उसके बाद से मैंने प्रोजेक्ट्स लेना शुरू कर दिया, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स, जो कि दोस्तों को कहता था कि जी फलाना तुम्हारा भांजा है, तुम्हारी जो है कज़न है, हाँ, तो उनके मैं फ़ोटो शूट कर देता हूँ और ये कर देता हूँ, ठीक है। तो छोटे छोटे 1000, 2000, 3000 के प्रोजेक्ट्स मुझे मिलना शुरू हो गए थे। और वही प्रोजेक्ट से जितने मैं पैसे कमाता था, आई यूज़ टू हैव नो अदर लाइफ, मतलब उस वक्त मेरी कोई लाइफ नहीं होती थी, सोशल लाइफ, ना मैं खाने पीने कहीं जाता था, ना मैं कहीं घूमने फिरने जाता था। तो मैं वो पैसे वापस इन्वेस्ट कर लेता था अपने इक्विपमेंट में, ठीक है। 1000 मिल गए, 2000 मिल गए, जमा कर करके जी 50mm 1.8 बड़ा ड्रीम लेंस था उस टाइम मेरा, तो 50mm 1.8 लेना है, उसके लिए मैंने 8000 पूरे जमा किए थे, ठीक है। वो मैंने वापस 50mm इन्वेस्ट कर दिए। फिर जी कर के जी एक फ्लैश गन आई है बड़ी ज़बरदस्त, और ये और वो ना योंगनो की फ्लैश गन थी उस टाइम पे, योंगनो की फ्लैश गन लेनी है, बस उसके लिए फिर मैं इधर उधर शूट कर करके, तो इस तरह मैंने अपने इक्विपमेंट पे री इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। वो दिन आज का दिन है, इट्स स्टिल द सेम, मतलब वो लेवल्स बड़े हो गए कि मैंने ये चीज़ लेनी है, वो लाखों में होती है अब, लेकिन मैं काम वही करता हूँ कि मैंने लेनी है ये चीज़, और मैं मेहनत करूँगा, और जब उसके पूरे हो जाएंगे मैं लगा के फिर मैं ऐसे बैठाऊँगा। लेकिन गुड पार्ट इज के मतलब पूरे भी हो जाते हैं ना। एग्जैक्टली तो एनीवेज वो फिर उसके बाद जब मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये मिली थी कि आई वेंट टू इस्लामाबाद फॉर माई मास्टर्स, नस्ट चला गया था। तो नस्ट के दौरान जो है मुझे एक जॉब मिल गई थी UNHCR में एज एन इंटरव्यूअर। तो उस जॉब के दौरान वी यूज़ टू ट्रैवल टू आउटस्कर्ट्स ऑफ इस्लामाबाद एंड पिंडी, और वहाँ पे जो अफगान रेफ्यूजीज थे तो उनके इंटरव्यूज़ लेने होते थे, हमारा काम ही होता था। अच्छा, ठीक है। तो उसमें ऑब्वियसली जब आप ऐसे गांव वाले इलाके में थोड़े से झोंपड़ियाँ वगैरह में लोग रह रहे हैं, वहाँ पे जब आप ट्रैवल करते हैं तो एज अ फोटोग्राफर आपको बहुत सीनिक चीज़ें मिलती हैं, स्पेशली लोग बहुत ऐसे इंटरेस्टिंग मिलते हैं जिनकी आप पिक्चर्स खींचें, और बच्चे खेल रहे हैं तो वो एक व्यू मिल जाता है। तो वहाँ पे मैंने बहुत फोटोग्राफी, मतलब आई वॉज गुड एट वट आई वॉज डूइंग। इंटरव्यू में ले लेता था, हमारा टारगेट होता था दिन के 7-8 इंटरव्यूज़, ठीक है, और हमारे पास 3 घंटे का टाइम होता था। तो मैं 2 घंटे में अपने 7-8 कंप्लीट कर लेता था, लोग 5 भी नहीं करते थे 3 घंटों तक, और 2 घंटे में वो करके सिर्फ इसलिए कि आखिरी जो 1 घंटा है ना, आई यूज़ टू टेक पिक्चर्स इधर उधर
लोगों की, और उनसे पिक्चर जब लो ना, तो पाकिस्तान में एक ये सीन है कि जी तुम्हारे हाथ में कैमरा हो ना, तुम्हें वो समझते हैं कि यार ये ओके बंदा न्यूज़ है। वाला है, देख दो चार कम सौ चैनल है, ने। हाँ न्यूज़ वाला है, या ये जो है कोई डॉक्यूमेंट्री बनाएगा, हमें डॉलर ला के देगा, ठीक है। अब ये एक बना हुआ है कॉन्सेप्ट बिल्कुल है। पाकिस्तान में, तो वहाँ पे मुझसे फिर लोग इंटरेस्टिंग गपशप लगाने शुरू हो जाते थे कि बस मेरी ज़िंदगी में ये हुआ, मेरी ज़िंदगी में वो हुआ। वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इंट्रीग करती थी। मैं कहता था यार मैं और जानूँ कि यार ये इन लोगों की ज़िंदगियाँ कैसे गुजरती हैं, हम तो घरों में बैठे होते हैं, Yes. ठीक है। तो वो करते 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 आई फॉर्म्ड ह्यूमंस ऑफ पेशावर, Yes, I remember. ठीक है, विच इज़ माई बेबी, माई फर्स्ट बेबी, ह्यूमंस ऑफ पेशावर, जो मैं समझता हूँ द वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस ऑफ माई लाइफ टू वर्क ऑन दैट पेज, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे हंड्रेड्स ऑफ रिकग्निशंस मिली हैं। बहुत जगहों पे मुझे जो है वो उस पे बेसिस पे पहचाना गया है कि ह्यूमंस ऑफ पेशावर वाला जवाद, ठीक है। और थाउजेंड्स ऑफ इंटरव्यूज़ मैंने लिए हैं लोगों के। आई यूज़ टू टेक पिक्चर पर्सनली, ठीक है। मेरा और बाकी पेजेस में डिफरेंस ये होता था, आई वॉज इंस्पायर्ड बाई ह्यूमंस ऑफ न्यूयॉर्क ऑफ कोर्स। तो ब्रैंडन का काम ही होता था वो न्यूयॉर्क की स्ट्रीट्स में निकल के खुद पिक्चर लेता था और ख़ुद ही इंटरव्यू लेता था, ठीक है। तो मैं उससे इंस्पायर्ड था, अनलाइक अदर पेजेस जो कि डीएम करके आपसे इंटरव्यू मंगवाते हैं या कुछ आपकी स्टोरी मांगते हैं। आई यूज़ टू वॉक अराउंड और मैं खुद पिक्चर लेता था, खुद गपशप लगाता था और उस गपशप के बीच में स्टोरी निकाल देता था। और चूँकि मैं उन लोगों को समझा नहीं सकता था कि स्टोरी आएगी कहाँ, तो मैं उनको कहता था कि जो किताब लिखम, मैं एक बुक लिख रहा हूँ और उस बुक में आपकी स्टोरी आएगी। और वो झूठ मैंने इतनी बार बोला कि इवेंचुअली आई गॉट अ 6-पेज आर्टिकल इन अ यूके पब्लिश्ड बुक, ठीक है। और उसमें वाकई ह्यूमंस ऑफ पेशावर का एक 6 पेज का सेगमेंट था जिसमें पिक्चर्स और स्टोरीज आई थी। Yeah, I remember that. तो You still have that? I still have that book. I framed it. One of the achievements I want to stick to. Yeah. तो ये सीन हुआ। फिर उसके बाद meanwhile I started वदूना। आप यहाँ पे लिंक देख सकते हैं, किसी की भी शादी हो रही हो, कोई अगर मैं निकाह करना चाह रहा है, बारात फोकस मत खराब कर और लगा रहा है। ओके 3 days पैकेज, 2 days पैकेज, यहाँ पे लिंक है, इस पे क्लिक करें, लाइक सब्सक्राइब एंड ओके। तो वदूना जो है वेडिंग फोटोग्राफी के लिए, मतलब पश्तो में वेडिंग्स को वदूना कहते हैं, आपको तो पता है, लेकिन फॉर द व्यूअर्स। तो वेडिंग फोटोग्राफी में क्योंकि इसलिए घुसे क्योंकि हमने आपस में बैठ के डिसाइड किया कि यार और कहीं पे पैसे नहीं है, ठीक है। मतलब हम फैशन फोटोग्राफी पेशावर में कर नहीं सकते, हमारे पास एडवर्टीजमेंट पेशावर में है नहीं, कॉर्पोरेट फोटोग्राफी अभी शुरू हुई है, प्रोडक्ट फोटोग्राफी अभी शुरू हुई है क्योंकि ये ड्रॉप शिपिंग वगैरह जब ज़्यादा हुई है, उससे पहले ये था नहीं। और जो ओनली रेवेन्यू जनरेटिंग बिजनेस था वो था वेडिंग फोटोग्राफी, ठीक है। तो हम उसमें मैंने जो है 2013 में मैंने वदूना बनाया था, 2012 में मैंने ह्यूमंस ऑफ पेशावर बनाया था, 2013 में मैंने वदूना बनाया था, और 2013 से लेकर अभी तक वो चल रहा है। ओके। उसमें काफ़ी लोग आए गए और मैंने अपने दोस्त मुजीब है उनके साथ मिल के तब क्रिएट किया था। बीच में वो इस्लामाबाद चले गए थे, फिर मैंने अकेले उसको खींचा। तो जब उससे पैसे आने शुरू हुए तो मुझे पता लगा कि वो जो मैं फोटोग्राफी में जो पिछले 3-4 साल से मैं लगा हुआ हूँ तो वो ज़ाया नहीं जा रहा, वो टैलेंट मेरा यूज़ हो के, तो इवेंचुअली आई कैन स्टार्ट अर्निंग ऑन द बेसिस ऑफ दैट। वंडरफुल टू नो दैट, ठीक है। टू मेनी थिंग्स टू कंज्यूम राइट नाउ, ठीक है, लेकिन मैंने शुरू में वार्न कर दिया था, ठीक है, कि ऐसा होगा, ठीक है। सो देयर आर टू मेनी थिंग्स, ऑब्वियसली अगर इसमें एक एक में हम लोग आई एम स्टॉपिंग यू, आई मिस्ड आउट द बेस्ट पार्ट ऑफ माय डिसिपेटेड स्टोरी। वो ये थी कि जब वो अंकल थे उनका पार्ट क्या था। जफर अंकल का क्या पार्ट था। तो उन्होंने जब मुझे 1000D भिजवाया तो 1000D बहुत बेसिक DSLR था, मतलब वो DSLR में उन्होंने उन लोगों के लिए बनाया था जो प्रॉपर DSLR नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उनके लिए बिल्कुल बेसिक सा एक DSLR बनाया था। तो जब उस पर मैं पिक्चर्स ली तो मैंने ये रिव्यूज़ वगैरह यूट्यूब पे इधर उधर ट्यूटोरियल्स देखने शुरू हो गया, तो मुझे लगा कि यार मुझे अच्छा कैमरा चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने जफ़र अंकल को लिखा एक ईमेल लिखा। मैंने कहा कि अंकल इस तरह मैंने ये 3-4 तस्वीरें भी अटैच की, देखें जी मैं ऐसी प्यारी प्यारी तस्वीरें लेता हूँ, लेकिन मुझे अभी अपग्रेड करने के पैसे नहीं है मेरे पास, और मैं चाहता हूँ ये वाला कैमरा मैं लूँ। वो शेयर आपने खूब कैश किया है, वो सिर्फ 100 रुपए नहीं थे। इनडायरेक्टली किया है, लेकिन मैं बताता हूँ कैसे। तो अंकल की ईमेल का पहले रिप्लाई नहीं आया, मैं बड़ा डिसहार्ट हुआ, ठीक है। कोई हफ्ता 10 दिन बाद अंकल की ईमेल का रिप्लाई आया कि बेटा
मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज, वो एक सेंटेंस है, आई एम मतलब मेरी ज़िंदगी का ये एक सेंटेंस है कि मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज। बहुत कॉमन सा ये वो है सेंटेंस है, हर कोई यूज़ करता है कि पेड़ पे नहीं उगते पैसे। लेकिन जो जिस मौके पे वो मैंने सुना था कि मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज, तो एट दैट टाइम आई डिसाइडेड कि आई विल ग्रो माई ओन ट्रीज, एंड वदुना इज़ वन ऑफ माई ट्रीज। ठीक है, विदाउट एनी अदर हेल्प वो मैंने फिर दोबारा री इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया अपने इक्विपमेंट पे। वदुना इज़ वन ऑफ माई ट्रीज़। उसके अलावा मेरे इतने ट्रीज़ हैं जो कि आप वाकिफ़ हैं, सिंक टैंक हो गया, ऑक्सीनस हो गया, ट्रिफ्टर हो गया। तो आई एम द स्टार्टअप बॉय अब। मतलब आई वेंट फॉर एन इंटरव्यू, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, तो उधर मुझे वो जो इंटरव्यू मेरा ले रही थी, उन्होंने सुपीरियर को जब रिकमेंड किया तो उन्होंने कहा कि ये हमारे स्टार्टअप बॉय हैं जवाद। तो हाँ, इनसे आप क्वेश्चंस पूछें। तो स्टार्टअप बॉय हो गया मैं। आई यूज़ टू इन्वेस्ट इन एनीथिंग, आई यूज़ टू टेक पार्ट इन एनीथिंग, जो कि बेसिकली आप चाहते थे जिसके बारे में बात करूं, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा पीछे बैक स्टोरी बना दिया। आई एम श्योर यू कैन कट इट ऑफ। नहीं, आई एम नॉट कटिंग एनीथिंग ऑफ दिस इंटरव्यू। लेकिन या ऑफ कोर्स अगेन वही बात है कि टू मैनी थिंग्स, ठीक है। एंड मुझे इसी चीज़ पे मैं वो होता हूँ कि एक टाइम था ना कि आपको स्पेशलाइज करना होता था, ठीक है, कि आप क्लर्क हैं तो आप ने उसमें स्पेशलाइज करना है, एंड आप वो क्लर्क में जाने माने क्लर्क होंगे, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी और फील्ड में हैं तो मतलब हमने अपने वालिदैन को भी देखा है कि मतलब वो एक फील्ड में घुसे हैं और उसमें उन्होंने जो है अपने आप को ऊपर तक पहुंचाया। अब जो मैं चीज़ देखता हूँ उसमें यू नीड टू बी मल्टी डायमेंशनल, ठीक है, यू नीड टू बी अडॉप्टिव। अगर आप अडॉप्ट नहीं करते हैं तो वही वॉकमैन और उसकी सीडी प्लेयर्स की मिसाल है, ठीक है, कि वो नहीं अडॉप्ट करेंगे। नोकिया किया है, नोकिया ने नहीं अडॉप्ट किया। अभी हमारे लिए नोकिया वॉज द थिंग। 6600 जिसके पास होता था वो दी बॉय होता था, ठीक है। और अभी जो है नोकिया का कुछ नाम निशान नहीं है। तो मैं इसी चीज़ पे आजकल जितने भी लोग मैं देखता हूँ, ख़ासकर ये फोटोग्राफी फील्ड में, दे डोंट स्टिक टू इट, ठीक है। आई नो वेडिंग इंडस्ट्री इट्स ईजी टू गेट इन। आदिल वॉज हेयर, हम लोग यही चीज़ डिस्कस कर रहे थे। हमेशा हर फोटोग्राफर के साथ मैं ये चीज़ ज़रूर डिस्कस करता हूँ कि उनकी नज़र में इसका क्या वो है कि वेडिंग ऑब्वियसली इट्स वेरी ईजी टू गेट इन, ठीक है। आपके रिलेटिव्स कहीं ना कहीं से जो है आपका तुक्का लग ही जाता है, ठीक है, एंड इवेंचुअली जो है आप उसको। लेकिन बहुत से ऐसे देखता हूँ कि वो एक लेवल भी रह जाते हैं, ठीक है। दे नेवर ग्रो अ टीम। उनके पास कभी भी जो है वो एक ब्रांड नहीं बनता, बस वो इंडिविजुअल होता है, ठीक है। यू नो मैनी ऑफ देम, ठीक है। तो इसको इस हद तक लेकर आना है, वेदर इट्स अ ड्राइव, अ पैशन, कि मतलब वो आपको इधर तक लेकर आता है, आपका बिजनेस माइंडसेट है, या क्या मसले होते हैं जिसकी वजह से ये लोग नहीं इस चीज़ को कैच कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक बात जो है अपने जितनी भी मैंने काफ़ी सेशंस वगैरह किए, टॉक्स वगैरह किए हैं, तो उसमें मैं एक बात बताता हूँ, स्पेशली अगर कोई स्टूडेंट मेरे सामने बैठा हो, मुझसे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन माय लाइफ वो ये है कि इतने काले हो अफरीदी कैसे हो। एंड द सेकंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इज कि इंजीनियरिंग करके क्या उखाड़ लिया। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हैं जिससे मैं तंग आ गया हूँ कि जवाब मैंने सोचे हुए दिमाग में। तो पहले क्वेश्चन का तो जवाब कोई ख़ास है नहीं मेरे पास, कभी किसी को क्या चुपकाता हूँ, किसी को क्या। दूसरे सवाल का ये जवाब है कि ठीक है, मैंने टेलीकॉम इंजीनियरिंग की, ठीक है, मैं एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में 4 साल गुजारे, ठीक है, मैंने प्री इंजीनियरिंग में मैंने एडवर्ड्स में 2 साल गुजारे, लेकिन ये जो साल मैंने गुजारे हैं ये ज़ाया नहीं हुए, ठीक है। अगर 2 साल मैंने एडवर्ड्स में गुजारे हैं, वहाँ पे मैंने इतनी चीज़ें पिक की हैं जो कि मैं शायद अगर पढ़ता ना, या हो सकता है FA कर रहा होता तो शायद ना पिक करता, ठीक है। फिर जब मैंने इंजीनियरिंग में 4 साल गुजारे हैं, तो जितना मेरा दिमाग उधर ओपन हुआ है, जितना मेरा दिमाग ने ऐसी ऐसी जगहों पे सोचना शुरू किया है जो मैं अब सोचता होता हूँ, वो आइडियाज़ मेरे दिमाग में आते ही ना, ठीक है। आई बिलीव इफ़ यू spend 4 years in a university for a degree, you're never wasting it, no matter you get a job on the basis of that degree or not, या जो है आप सिर्फ किसी भी फील्ड में, या बिजनेस कर रहे हो, अब्बू का बिजनेस कर रहे हो, अपना बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने 4 साल पढ़े हैं और ये चीज़ आपको
स्पेशली आपको नज़र आती होगी कि आप अपनी कम्युनिटी में देखते होंगे बिजनेसमैन जो हैं, जो एजुकेटेड बिजनेसमैन होता है ना, वो उसकी सोच ही अलग होती है, वो बिल्कुल एक डिफरेंट लेवल पे सोच रहा होता है। और जो अनएजुकेटेड होता है, जिसको पता होता है किसी बाप का बिजनेस है, मैंने चलाना है आगे, वो एक अलग सोच के साथ लगा होता मैं है। एग्जैक्टली ये हर बंदे को कहता हूँ कि सबसे बदनसीब बंदा हुआ है ना कि जिसने जैसा वो यूनिवर्सिटी में आया था वैसा वो यूनिवर्सिटी से निकल गया। ठीक है, हमारे साथ गुजरे हैं, बिल्कुल ठीक है, थोड़ा बहुत हाँ ड्रेसिंग में मैंने ऐसे बंदे भी देखे हैं जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो है हमारे साथ क्लास में एक चतराली होता था, वो जब शुरू में आता था उसकी कैप के ऊपर वो पंखा भी लगा होता था। दिस वॉज हिज वो फर्स्ट सेमेस्टर उसने गुजारा, चीज़ें उसने देखी, सारा कुछ। उसका भाई दुबई में होता था और दुबई किया। सेकेंड सेमेस्टर में हमारे एक बंदा है, लॉन्ग कोट पहना हुआ है ब्लैक कलर का, साथ में लेदर बैग पकड़ा हुआ है और ग्लासेस पहनी हुई हैं और बैक कॉम्ब। अब हम लोग देख रहे हैं कि भाई ये बंदा देखा हुआ तो है लेकिन जानते नहीं है, ठीक है। थोड़ी देर देखा तो पता चला कि अच्छा ये वो है, ठीक है। इट टुक हिम 6 months, लेकिन अब वो आई डोंट नो वेयर ही इज़, लेकिन अभी भी आई नो कि वो एक चीज़ जो उसमें चेंज हुई है वो अभी तक उसके काम आ रही होगी। सो इट्स नॉट ऑलवेज स्टडीज़, ठीक है। दूसरा ये होता है कि ये जैसे आपने बात की कि बिजनेसमैन अगर एक पढ़ा लिखा, मुझे अक्सर जो है अम्मी कहती हैं कि अगर तुमने आखिर में बिज़नेस ही करना था, ठीक है, तो पेशावर यूनिवर्सिटी से कर लेते, बीबीए क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैंने वाकई इस बारे में सोचा, ठीक है, कि हमारे पास एक केस स्टडी ये भी आती है कि आफरीदी, शनवारी, ये सारे अंगूठा छाप एक ग्रुप बैठा होगा, वो अरबों रुपए का बिज़नेस कर रहे होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं हमेशा ये मिसाल हर जगह पे देता हूँ कि हमने मार्केटिंग में पढ़े थे 4 P's, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है, 4 P's हैं, ये हर बंदे को रटे होते हैं। मैंने कहा कि ये मुझे पता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। शनवारी को कहते हैं इसको तो नहीं पता होता कि उसने तो 4 P's नहीं पढ़े। मैंने कहा उसको पता नहीं है, अप्लाई वो भी कर रहा है। हाँ, मैंने पढ़े हुए हैं तो मैं उसको सही तरीके से अप्लाई करूँगा। दूसरा ये कि मैं स्किल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ इन टर्म्स ऑफ, अगर एजुकेशन वर्सेस स्किल्स आ जाए तो आई वुड हाईली रिकमेंड स्किल्स। रीज़न बीइंग कि मैं अगर अपना बिजनेस कर रहा था, अभी चूँकि मैं आई एम वर्किंग विद ब्लिम्प राइट नाउ, इट्स अ मार्केटिंग एजेंसी, और उनका काम यह है कि वो सोशल मीडिया मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर उनको एक क्लाइंट जो है वो 50,000 रुपये महीने के दे रहा है एक चीज़ मैनेज करने के, मैंने वो स्किल सीखी हुई थी, मैं मुफ्त में करता था, मेरे पास वो आके। अब ये मेरी एजुकेशन या स्किल्स ने मुझे एक चीज़ दी है। कहीं पे प्रेजेंटेशन आती है, कहीं पे एक क्लाइंट आता है, कहीं पे आपने कहीं पे तो जाकर करना होता है ना। दूसरा, अभी इवन आप इसको देख लें, दरिवडो, ठीक है, सिंस यू आर वर्किंग विद NIC राइट नाउ एंड यू आर वेरी यू नो दीज थिंग्स वेरी क्लोजली। अब दरिवडो फॉर एग्जांपल, ये पढ़े लिखे लड़के ना होते, बिल्कुल, आपको लगता है ये इन्होंने जितनी इन्वेस्टमेंट सिक्योर की हुई है ये कर लेते? कभी भी नहीं। दे न्यू इट के किस तरीके से करनी है। उसने जाकर अगर वो प्रेजेंट आज तक ना कर सकता ना तो क्या करता, दूसरे बंदे को हायर करता, वो तो कभी भी उसके लिए काम ना करता। सो जो भी ऑब्वियसली जो भी आप चीज़ सीखते हैं ज़िंदगी में, किसी बंदे से सीखते हैं, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से सीखते हैं या अपनी फैमिली से सीखते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो है वो रिफ्लेक्ट करती है। कमिंग बैक टू फोटोग्राफी अगेन, कि अभी एट द मोमेंट हम लोग देख रहे हैं कि कोविड की सिचुएशन ऑब्वियसली चल रही है एंड इसने डीपली इम्पैक्ट किया है एक फूड इंडस्ट्री को, और उसके बाद जो है बल्कि हाईली इम्पैक्ट किया वेडिंग इंडस्ट्री को और उसके बाद फूड इंडस्ट्री को। सो यू बीइंग फ्रॉम दैट एंड, ठीक है, हाउ डिड यू एक्चुअली कोप अप विद इट? ठीक है, तो दिस वुड बी द क्रक्स ऑफ माई डिस्कशन कि आपने इंट्रोड्यूस ही मुझे ऐसे कराया था कि यार आई ग्रैब ऑन अपॉर्चुनिटीज़ व्हेनेवर प्रोवाइडेड। तो इट वाज अप्रैल 2020 जब कोरोना नया नया आया था। तो मुझे जो है मेरे फ्रेंड की कॉल आई कि यार NIC में जॉब है, उसके लिए अप्लाई कर दो, ठीक है। उससे पहले मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं जॉब के लिए अप्लाई करूँगा या कहीं जाके जॉब करूँगा, लेकिन इट वाज जस्ट 1 month इनटू कोविड, ठीक है। वो आप उस वक्त मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि अगर ये चीज़ एक्सटेंड हो गई तो आई वुड रिक्वायर एटलीस्ट कुछ मंथ्स के लिए कि मेरी एक स्टडी इनकम आ रही हो, ठीक है, और बाकी मैं अपने हाथ पैर मारता रहूँगा ऑब्वियसली। तो आई सेड यस। मैंने फिर इंटरव्यू के लिए भी बड़ी मेहनत की। मैंने जाके फिर काफ़ी कैंडिडेट से उसमें अपने आप को सेलेक्ट भी करवाया, ठीक है, और फिर मैंने आई स्टार्टेड वर्किंग देयर इन जुलाई। ओके, तो जुलाई से लेकर अभी तक आई हैव बीन वर्किंग देयर, ठीक है। वहाँ पे मैं एक डिफरेंट लेवल का ग्रो हुआ हूँ।
जो चीज़ें मैंने सोची भी नहीं थी कि मैं इस एज के बाद आके करूँगा वो चीज़ें मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ आजकल। ठीक है, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर थे जिसको मैं हाथ भी नहीं लगाता था और वो अब ऐसे सॉफ्टवेयर्स बन गए जिसके बगैर मेरा दिन नहीं गुजरता। तो आई चेंज्ड माई सेल्फ अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ मार्केट। लेकिन जो ओवरऑल वेडिंग इंडस्ट्री पे जो इम्पैक्ट आया है वो बहुत सिवियर ऐसा है कि जो कुछ लोगों को अभी नज़र नहीं आ रहा। बिकॉज आई हैड फोरसीन कि क्या होने वाला है उस टाइम पर अप्रैल 2020 में। नाउ आई फोरसी के आगे क्या होने वाला है। ठीक है, उसमें यह है कि एक शिफ्ट आया है पूरी मार्केट में। शिफ्ट किस किस्म का है कि जो बंदा बहुत हाई फाई वेडिंग्स करता था पहले, जिस बंदे ने हज़ारों लोगों को बुलाना था और टॉप हॉल्स और टॉप बंदों को हायर करना था, उस बंदे ने तो वैसे ही करना है। क्योंकि उसको जो है पिछले 2 साल में कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, उस क्लास से अगर आप नीचे आते जाए ना तो एक एक स्टेप हर क्लास नीचे आ गई है। जिसने 500 बंदों का बड़ा इवेंट करना था वो अब 200 बंदों का सोच रहा है। जिसने 200 बंदों का करना था वो अब घर में एडजस्ट करने का सोच रहा है किस तरीके से। जिसने घर में करना था इनिशियली वो अब सोच रहा है कि बस पलवान में जो है पलवान में ड्राइंग रूम में बैठ के साइन मारो और ले जाओ बस। बिल्कुल। ठीक है, वो एक शिफ्ट आया है जो कि एक रिपल इफेक्ट होगा। ठीक है, होपफुली अभी वैक्सीनेशन काफ़ी थॉरली हो रही है तो होपफुली विद इन कमिंग 3 to 4 months आई एम सीइंग के कोविड जो है वो इट विल बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, वो वैक्सीनेशन 3-4 साल तक तो कहीं नहीं गया। एग्जैक्टली लेकिन इट विल स्टॉप अफेक्टिंग दीज बिजनेसेस। ठीक है, और वो टाइम होगा कि कुछ बिजनेसेस ऐसे होंगे जो कि दे विल फौरन जो है, जैसे टूरिज्म है, आई बिलीव कि टूरिज्म फौरन बाउंस बैक करेगा और बहुत ज़बरदस्त बाउंस बैक करेगा। ठीक है, तो जो टूरिज्म इंडस्ट्री में अभी बैठे हुए हैं जो जिन्होंने लाखों करोड़ों नुकसान कर दिए, आई बिलीव कि दे शुड स्टिक फॉर फ्यू मंथ्स मोर और ये बाउंस बैक करेगा बहुत अच्छा। एक ये, दूसरा जो इवेंट्स का है। ठीक है, जो कॉन्सर्ट्स हैं जो कि और इवेंट्स होते रहते हैं, सोशल इवेंट्स होते रहते हैं, उनका भी एक बूम आएगा। ठीक है, और वो बूम जो है इनडायरेक्टली हमें भी बेनिफिट करेगा, इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज को भी बेनिफिट करेगा। तो द थिंग इज के यू नीड टू स्टिक टू इट। ठीक है, फॉर मे बी 6 more months। और मेरा ये मानना है कि अभी भी जो जितने फोटोग्राफर्स आउट देयर जो देख रहे हैं वो आई बिलीव कि वो अगर थोड़ा सा और इस पे फंसे रहे ना तो 6 महीने बाद दे विल ट्राई टू बाउंस बैक। एग्जैक्टली ये जो आपने बाउंस बैक वाली बात की ना, अभी मैं रिसेंटली इस्लामाबाद गया था एंड मैं काफ़ी टाइम बाद इस्लामाबाद से गया हूँ कि मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिफ्रेशिंग माई माइंड। तो हम लोग रात को निकले, हमने खाना खाना था। तो अब आपको पता है कि इस्लामाबाद में कैफ़ेज़ की कमी नहीं है। ठीक है, हर जगह पर अच्छे से अच्छा कैफ़े आपको मिल जाता है। वी स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम F6। ठीक है, पोर्टर हाउस से ये वो सर लोग लाइनों में खड़े हुए हैं क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट वीकेंड जो कि खुला हुआ था। ठीक है, और हमें आखिर में पूरा इस्लामाबाद घूमने के बाद एशियन वॉक में 30 मिनट्स बाद जो है एक टेबल भी। ठीक है, और वो टाइम था कि मतलब वो 11:30 बज रहे थे, 12 बजे बंद हो रहा था। ठीक है, तो मतलब इतना लेट जाकर एंड उस जगह पे मैंने ये रियलाइज़ किया कि हाँ, लोग वो लिटरली तरसे हुए बैठे हुए हैं घर में कि यार बाहर जाएं, कोई खाना खाएं, कोई वो एक सोशल लाइफ हो, किसी से मिलें। अब वही होता है कि इवन जो आता भी है तो कोई जो है यूँ मिल रहा है, कोई यूँ मिल रहा है। ठीक है, मुझे इवन बीच में इतना साइकोलॉजिकल मसला हो गया था कि मैं मूवीज़, अब उसमें कोविड में बैठ के हमने फिल्में ही देखी हैं, मैं कोई मूवी देखता था उसमें कोई हाथ मिलाता तो मुझे अजीब सा लगता था कि ये क्या हो रहा है, इसको पता नहीं है कोविड चल रहा है। तो दैट वाज वन थिंग कि साइकोलॉजिकली तो ऑब्वियसली जो है इस चीज़ ने हमें बहुत ज़्यादा जो है ख़राब किया है। एंड आई होप जो आप कह रहे हैं तो इसी तरह लेकिन देयर इज़ अ लेकिन इन इट। बाकी इंडस्ट्रीज बाउंस बैक बहुत अच्छा करेंगी। वेडिंग इंडस्ट्री आई बिलीव के कुछ लोगों के लिए इट्स अ डिक्लाइन। इसके बाद वो नीचे जाएंगे। ठीक, और कुछ लोग शायद सरवाइव करें अच्छे तरीके से। और उसका एक रीज़न तो ये भी है कि काफ़ी लोग जो हैं वो घर में बैठे बैठे उन्होंने कैमरे शैमरे निकाले, उनको पता लग गया। तो अभी कंपटीशन ऐसा ज़्यादा होने वाला है कि जो घर में इवेंट्स होंगे उसके लिए कज़न वजन में ही कोई ना कोई निकल आएगा। हमारी कंपनी के पास इसी चीज़ पे मैं आना चाहता हूँ एंड वी आर अबाउट टू हिट 1 hour मार्क।
ठीक है. Okay, So cool. I'll definitely put it into two parts now. ठीक है. And दूसरे part में I would love to talk about this pricing thing. ठीक है, क्योंकि ये एक फोटोग्राफी में बड़ी ज़्यादा जो है वो मैटर करती है. किस तरीके से प्राइसिंग, किस किस्म के लेवल के लोग अभी किस लेवल पे, जिस तरह आपने कहा ना रिपल इफेक्ट एंड एवरीथिंग. सो आई रियली वांट टू डिस्कस इट एंड बाद में ये मेरे हाथ पर शायद ना आए. ठीक है. सो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन मोर ऑफ इट, सो आई विल जस्ट पोस्ट द सेकेंड पार्ट टुमारो. सो आप लोग देख सकते हैं. सो जवाद, लेट्स गेट इनटू द सेकेंड पार्ट.